नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज ऑनलाइन फ्रॉड या तरह तरह के नए फ्रॉड पर एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों शायद सबसे ज्यादा जिस फ्रॉड के चर्चे हैं वो है बिजली बिल वाला फ्रॉड। अलग अलग जगह पे आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, खबरें देखी होंगी, बिजली का बिल नहीं भरा है पिछले महीने का, इस तरह का या तो एसएमएस आएगा, फोन कॉल आएगा, कोई मेल भी आ सकता है और बस उसके चक्कर में आप फंस जाते हैं। बिजली का बिल अमूमन बहुत बड़ा भी नहीं होता, 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपए ज्यादा से ज्यादा हो गया बहुत सारे लोगों के लिए, तो इससे ज्यादा बड़ा बिल वो मांगते नहीं है। आदमी को लगता है डर, यही है उनकी मोडस ऑपरेंडी। आप फोन करते हैं, वहां से कहते हैं आपकी बिजली कट जाएगी, आपको लगता है फिर भरा तो था पर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, फिर से भर ही देता हूं, बिजली नहीं कटनी चाहिए, और आपके साथ हो जाता है फ्रॉड। तो ये इन दिनों बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन कोई बैंक के नाम पे घर पे केक ले आया, ओटीपी मांग ले गया, 4 लाख उड़ा दिए। कोई क्यूआर कोड भेज दिया, आपको कहा कि आपको पैसे भेज रहे हैं, आपने स्कैन किया, आपका अकाउंट खाली। बहुत सारे केसेस इन दिनों इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे कई लोग इनका शिकार बनते जा रहे हैं। महानगरों की बात हो, छोटे शहरों की बात हो, ये फ्रॉड धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो कोई रोकथाम क्यों नहीं है? आप क्या कर सकते हैं, कैसे बचेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई सही है या गलत है? क्योंकि इसी तरह के सही मैसेज भी तो आते हैं, उन पे ध्यान नहीं देंगे तो भी दिक्कत है। तो कैसे इनको पहचानेंगे, बचने के क्या उपाय हैं? शिकायत जरूर करनी है, क्योंकि बिना शिकायत किए फिर अलर्ट नहीं आता, फिर एजेंसियां अलर्ट नहीं होती और ऐसी चीजों का भांडाफोड़ नहीं होता। तो आज इस पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझते हैं, क्योंकि बहुत दिमाग चला रहे हैं यहां पर बदमाश। अब थोड़ा दिमाग हम सबको भी चलाना पड़ेगा और अलर्ट मोड ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए उस मोड को ऑन करते हैं। कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं। एमफिल्ट्रेट के को फाउंडर धीरज गुप्ता हैं शो में हमारे साथ, सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी हैं और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजेश राजहरिया हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेश, आपसे ही शुरुआत करते हैं। काफी एक्टिव है आप इन सारी चीजों में, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लोगों को अलर्ट बनाते हैं। लेकिन आप इन दिनों तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने फ्रॉडस्टर हैं कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहे हैं। अब बिजली का बिल ही निकाल ले आए, मतलब हालत ये हो गई है कि कंपनियों को बड़े बड़े ऐड देने पड़ रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, पेपर में छपवाना पड़ रहा है कि भाई बिजली के बिल के नाम पर कोई अगर मैसेज आ जाए तो अलर्ट रहिए। इवन राज्य सरकारें भी इस तरह का मैसेज भेज रही है कि अलर्ट रहिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों की हड़बड़ी का फायदा उठाते हैं कि अगर आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो आपका बिल कट जाएगा, घर में पहले से है। उसका फायदा उठा के ये लोग सामने वाले को 2 रुपए मांगते हैं, तो सामने वाला देखता है कि हाँ ठीक है, 2 रुपए में मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और मेरा कुछ टाइम के लिए कनेक्शन कटने से बंद हो जाएगा। तो सामने वाला जैसे ही 2 रुपए देता है वो उसके कॉन्फिडेंस में आ जाता है। उसके बाद में वो आपको धीरे धीरे डिटेल लेना स्टार्ट करते हैं और आपके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा निकाल लेते हैं। और आपको मैं छोटा सा किस्सा भी बताऊं तो मेरे खुद के फादर के साथ ही ऐसा हो गया 10 दिन पहले। तो काफी ज्यादा चल रहा है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अभी एसएमएस के टेम्पलेट वगैरह भी स्टार्ट किए थे, बट ये लोग उससे एक कदम आगे जाके व्हाट्सएप के थ्रू करने लग गए, आपको सीधा फोन करने लग गए। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही देखना पड़ेगा कि हड़बड़ी में हम लोग कुछ ना करें। हम लोग पहले कंपनी से वेरीफाई करें और कोई भी चीज हाथों हाथ नहीं होती है। हमें हर चीज को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि हाथों हाथ अगर हम करेंगे तो हमारे साथ ठगी हो सकती है। थोड़ा सा इंतजार करें, देखें, समझें, उसके बाद पैसा ट्रांसफर करें। और ऑनलाइन ना करके आप ई मित्र के थ्रू करवा सकते हैं या फिर अपने जहां बिजली का बिल जमा करवाते हैं वहां कराएं या कंपनी की वेबसाइट पे कराएं, ना कि आप किसी फोन पे किसी पे भरोसा करके कर दें। जी नहीं, सही कह रहे हैं आप। और अब मैं क्या बोलूं कि अगर आपके पिताजी के साथ ये घटना घट गई तो फिर बचेगा कौन? क्योंकि हम मानेंगे कि आपका घर तो सबसे अलर्ट रहेगा। राहुल त्यागी साहब हंस रहे हैं, बहुत दिनों बाद पकड़ में आए, देश के बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन आजकल आसानी से मिलते नहीं है। तो वेलकम ऑन द शो राहुल भाई। लेकिन क्या मैं ये कहूं कि आप मतलब हर एसएमएस को, हर कॉल को पहले शक की नजर से देखिए। जहां भी पैसे का लेन देन है, भले ही वो आपको देने की बात कर रहा हो, आपसे लेने की बात कर रहा हो, बिजली काटने की बात कर रहा हो, मत विश्वास कीजिए पहली बार में, कटने दीजिए बिजली। सबसे पहले विपिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से याद किया मुझे और बिल्कुल सही बोला आपने। आई थिंक मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगा जो मैं खुद यूज करता हूं इन फ्रॉड से बचने के लिए। आई थिंक जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट ने उन्होंने बताया कि उनके फादर के साथ ऐसा हुआ, तो हम भी बुलेट प्रूफ नहीं है, क्योंकि 24 घंटे आप एक सिक्योरिटी माइंडसेट के साथ चल ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं आप भी गलती करेंगे। मगर काफी हद तक आप उसको कम जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोस्टली जो भी हम बिजली के बिल या कोई भी बिल देते हैं
ज्यादा से ज्यादा लोग आई थिंक या तो पेटीएम यूज करते हैं या ऐसे कोई मोबाइल वॉलेट्स यूज करते हैं जिसके थ्रू पेमेंट करते हैं। अब इन कंपनियों की अच्छी बात भी जो क्या है कि जब भी आपका, क्योंकि उनको चाहिए कि आप उनकी एप्लीकेशन से पेमेंट करें ताकि वो भी कुछ कमा सकें, तो एटलीस्ट आपको 5 दिन पहले या 1 दिन पहले वो रिमाइंडर देते हैं कि आपका जो बिल है वो उसकी ड्यू डेट ये है। सो आई थिंक जो सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रस्ट जो होना चाहिए, आई थिंक इन एप्लीकेशंस पे होना चाहिए, रिमाइंडर वहां से आएगा ना कि एसएमएस से। और जहां तक मैं समझता हूँ कि मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं, जो ये इलेक्ट्रिक कंपनी है, बाकी कंपनी है, वो आई थिंक एसएमएस नहीं भेजती इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, और ना ही कॉल तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनको भी पता है कि किस एप्लीकेशन के थ्रू वो ये करते हैं। तो पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि कोई भी बिजली कंपनी आपको फोन नहीं करेगी कि आपका मीटर कटने वाला है, और इन केस अगर आपने 6 महीने या 1 साल से बिल पे नहीं किया हुआ। बट मोस्टली आप जो ट्रस्ट जो आपका है वो एप्लीकेशन पे रखिए, उनके रिमाइंडर्स पे रखिए, क्योंकि कंपनियां भी चाहती हैं कि आप पेमेंट करें क्योंकि वो कमाएं। तो आई थिंक जिम्मेदारी उनकी आपसे ज्यादा है कि आपसे पेमेंट करवाएं सही टाइम पे ताकि वो कमा सकें। सो ये एक ट्रिक अगर आप इसको यूज करें तो आई थिंक, और कॉल्स और एसएमएस पे कम ही बिलीव करें। और खासकर अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो उसके अंदर कोई भी अगर लिंक आता है, कभी भी उस लिंक पे क्लिक मत कीजिए। अगर ज्यादा ही जेन्युइन है तो कंपनियों के पास बहुत और तरीके हैं आपसे पेमेंट लेने के, क्योंकि उनको पेमेंट आपसे ज्यादा जरूरत है। वो एक जेन्युइन माध्यम से आपके ईमेल से या और भी किसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को वैलिड करके आपको रीच करेंगे इस पेमेंट को प्रोसीड करने के लिए। राइट, तो राहुल भाई जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल इसी पे चलिए। कंपनियां ज्यादा अलर्ट हैं आपसे, और आप सिर्फ उसी रास्ते से अपना बिल भरिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और ऐसे किसी भी एसएमएस, फोन कॉल या फिर ईमेल, इन सबको शक की निगाह से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि लगता है यही एक तरीका है। धीरज जी, क्या अब देखिए, मैंने कहा ना अलग अलग इतने सारे वो तरीके निकाल के लाए। एक किस्सा हमने जब शो बना रहे थे ये भी पढ़ा कि एक कोई बैंक से आया, केक लेके आ गया, बैंक ने भिजवाया है, ओटीपी ले लिया। अब देखिए थोड़ा सा लालच भी हो गया, थोड़ी सी गिफ्ट की भी बात, तो कहीं डर है कहीं लालच है, बहुत बहुत फाइनली खेल रहे हैं ये लोग। सर देखिए, मोडस ऑपरेंडी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। ये लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मोडस ऑपरेंडी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहीं ना कहीं आपका ओटीपी आपसे लिया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको बोला जाएगा, उकसाया जाएगा कि आप पेमेंट करिए या रिसीव करिए। दोनों केस में आपके साथ फ्रॉड होगा। अमिताभ बच्चन जी बहुत बारी बोल चुके हैं, आरबीआई के बहुत सारे मैसेजेस कंसिस्टेंटली आते हैं कि ओटीपी आपको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी रीजन से ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए। और उसका एक पर्पस यही है कि कोई भी ओटीपी वेरिफिकेशन का जो सिक्योरिटी है वो बाईपास कर सकता है अगर ओटीपी प्रोवाइड कर दें आप तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओटीपी किसी से भी मत शेयर करिए, आप मना कर दीजिए ओटीपी के लिए। एंड सेकेंड केस मेरे ख्याल से जो अभी प्रीवियस स्पीकर भी बोल रहे थे, हमेशा आप जो पेमेंट करें वो ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ही करें। अगर आपका बिजली का बिल का भी इशू आता है, आपको लगता है कि उसमें शायद थोड़ी सच्चाई भी है, तो आप जो है वहां पे ही क्लिक मत करिए। आप जो है वो बिजली की ऐप या बिजली की वेबसाइट की जो ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है वहीं जाके पेमेंट करिए। इनफैक्ट मैं इसमें एक और हटकंडा बात कर लेता हूँ, इस फेक कस्टमर केयर नंबर्स की। बहुत बारी हम लोगों को लगता है कि हमारा इशू है तो हम सर्च करते हैं ऑनलाइन कि बिजली विभाग का कस्टमर केयर नंबर या कोई कंपनी, फलाना कंपनी का कस्टमर केयर नंबर। गूगल पे या सर्च इंजन पे आपको जो भी कस्टमर केयर नंबर मिलेगा डायरेक्टली, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे धीरज जी। आप मतलब ये तो एक फ्रॉड वाली बात हो गई, कई बार फ्रॉड करने के लिए भी नहीं, लेकिन मान लीजिए कि फला कंपनी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का आपने सर्विस सेंटर डाला, तो वो सर्विस देने वाला ही कोई दूसरा होगा लेकिन उससे मिलता जुलता बना लेता है, वो फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन ये गूगल पे बहुत होता है, इसलिए गूगल पे इस मामले में भरोसा नहीं करना। इनफैक्ट हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं और स्मार्ट हो गए हैं, उनके पास पैसा आ रहा है तो वो एड्स भी रन कर रहे हैं। गूगल में जब आप एड्स रन करते हैं तो आपका रिजल्ट सबसे ऊपर आता है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट रिजल्ट होगा वो इटसेल्फ फ्रॉड हो सकता है। आपको फेक कस्टमर के नंबर्स, वारंटी, एएमसी, ये सारे केसेस में आपको आपके साथ फ्रॉड करा जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे कॉन्टैक्ट अस पेज में जाइए और वहां से फोन नंबर उठाइए और कॉल करिए। अदरवाइज आपको ये मानना पड़ेगा कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो दूसरा बंदा उस कंपनी से नहीं है, उसके हिसाब से ही आप अगर सेफली ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो वर्क करेगा। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं सर 2 मिनट के लिए, कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के फायदे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के नुकसान हैं। सिमिलरली ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के फायदे हैं, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के नुकसान हैं।
हमें उपभोक्ताओं को ये समझना पड़ेगा कि दोनों चैनल्स के अपने तरीके हैं जिससे आप सेफ रहें। जब हम पुराने जमाने में बैंक जाते थे और कैश निकालते थे तो उसको हम 100 तरीके से सेफ रखते थे। लोग बोलते थे छुपा के रखो, फोन पे मत बात करना, किसी को बताना कि आपके पास पैसे हैं। मुझे क्या लग रहा है धीरे जिसमें कि मैं राजशेखर के पास से सवाल लेके जाता हूं कि देखिए, मैं कई बार लोगों से बातचीत होती है, कई लोगों से आप उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, रोज हम अखबार में पढ़ते हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, मतलब कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि वो अवेयरनेस वाले लोग नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि डिजिटल अवेयरनेस ना एक अलग चीज है, इन जनरल जिंदगी में अवेयर रहना अलग है। ये सिस्टम सबके लिए नए हैं, और जैसा हमने कहा, हथकंडे कहने के लिए सीधे सीधे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो आपको डॉच दे जाते हैं। तो क्या लगता है कि एक डिजिटल अवेयरनेस का या तो कोई आदमी खुद से कहीं से कोई कोर्स कर ले, या फिर कोई सरकार ऐसी मुहिम चला दे। बैंक समय समय पे थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, पर मुझे लगता नहीं है वो काफी है। सर मैं 2 मिनट, ये राजशेखर साहब, हाँ मैं आता हूं आपके पास, धीरज भाई। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला, अवेयरनेस की जरूरी है। और इसमें कमी जो सबसे ज्यादा रहती है कि हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, और इसको रोकने का तरीका भी हम लोग के हाथ में ही है। इसमें हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी सर्विस स्टार्ट की हुई है, आप 1930 पे कॉल करके आप कंप्लेंट करें। तो उस नंबर पे कंप्लेंट करने से क्या होता है कि कोई भी 2 लोगों को अगर वो फोन कर देता है और गवर्नमेंट के पास कोई भी 2 कंप्लेंट चली जाती है, तो वो जो नंबर है वो कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट उसको फ्रीज कर देती है हाथों हाथ। और अगर 3 या 4 से ज्यादा फ्रॉड हो जाता है तो वो बैंक अकाउंट नंबर फ्रीज हो जाता है। तो एक तरीके से तो हम इन लोगों को कंप्लेंट करके इनके नंबर बंद करवा सकते हैं। दूसरा चीज, डीएनडी का हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप अपने फोन को डीएनडी में रखिए, उसके बाद भी आपके पास फोन आते हैं, तो आप अपने कंपनी के कॉल सेंटर पे, मोबाइल के कॉल सेंटर पे कॉल करके उस नंबर को ब्लॉक करवा सकते हैं। हाथों हाथ विद इन 7 डेज में वो नंबर बंद हो जाएगा। तो अगर हम सब लोग इस चीज में अवेयर हो जाएं कि हाथों हाथ ऐसा कोई कॉल आता है तो 1930 पे और कंपनी के कॉल सेंटर पे फोन करके कंप्लेंट करें, तो धीरे धीरे ये लोग अपने आप ही कटते जाएंगे। क्योंकि एक आईडी पे कितने सिम लेंगे? अगर हम लोग अवेयर होंगे, सारी दुनिया अवेयर होगी, तो धीरे धीरे इस बिजनेस को आम आदमी भी धीरे धीरे खत्म कर सकता है, इस तरीके के फ्रॉड को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यही छोटी छोटी चीजें, तो नंबर नोट कीजिए, उस पर कॉल कीजिए, अवेयर कीजिए, घंटी को बजाइए। राहुल भाई, यहां पर एक चीज और है, अब बहुत सारे उसमें ये देखा गया है कि वो आपको ना एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, या फिर वो एक क्यूआर कोड भी बोलते हैं। ये वाले दोनों फ्रॉड भी गजब होते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है कि क्यूआर कोड से पैसे सिर्फ आपको पे करने, आपको मिलने नहीं है, लेकिन इतने में ही खेल हो जाता है। और दूसरा कि कोई ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं वो अपनी बातों में उलझा के, और उसके बाद तो फिर आपका शायद पूरा फोन ही कंप्रोमाइज है। जी बिल्कुल भाई, आपने सही बोला। सो आई थिंक स्पेशली जो एज्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए मैं उनके एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि मोस्टली जितने भी ये स्कैमर्स होते हैं वो आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, और कंपनियों को मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो रिमोट असिस्टेंट के लिए ऐप होती है जहां से मोबाइल रिमोटली देखा जा सकता है। उसमें आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछा जाता, लेकिन वो आपको बोलते हैं पेमेंट कर दीजिए 2 रुपए। जब आप अपना यूपीआई पिन या कोई भी पिन भरते हैं तो वो देख रहे होते हैं। दूसरी जो चीज आपने बोली कि क्यूआर कोड वगैरह, हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आप पेमेंट किसी को सेंड करते हैं, सिंपल बेसिक फंडा है, जब भी आप किसी को सेंड करते हैं आपको अपना यूपीआई पिन भरना पड़ेगा। रिसीव करने के लिए आपको कभी भी कोई पिन नहीं भरना पड़ेगा। अगर इतनी चीज अगर हम 24 घंटे अपने दिमाग में रखें तो आई थिंक वी कैन मिनिमाइज द क्राइम लाइक एनीथिंग। बिकॉज जब भी ये फ्रॉड होते हैं सबसे पहले वो बोलता है कि आप यूपीआई पिन भरिए अपना, आपको पैसे आएंगे। तब वो उसको 500 रुपए देता है पिन भरने के बाद, फिर वो 1000 रुपए देता है, बाद में फिर से वो एक बड़ा पेमेंट करने के लिए कोशिश करता है और बाद में वो फ्रॉड हो जाता है। तो जब आपने भेजने हैं तो कभी भी किसी को भेजने के टाइम पे ही पिन भेजना पड़ता है। रिसीव करने के लिए आपको कोई पिन नहीं भेजना पड़ता, नो मैटर चाहे वो कोई भी वॉलेट है या कोई भी एप्लीकेशन है। अब वापस आते हैं 3 चीजों के ऊपर, जैसे बाकी स्पीकर भी बोल रहे थे। 3 चीजें हैं जिसके थ्रू आपको कोई भी क्रिमिनल जो है वो ट्रैप करेगा किसी भी तरीके के फ्रॉड के अंदर। एक होता है आपका फियर, एक होती है आपकी क्यूरियोसिटी किसी चीज को लेकर, और तीसरा होता है आपका लालच। इन तीनों पैरामीटर को आप जब भी, और हमेशा हफड़ा दफड़ी में कोई चीज मत कीजिए, नो मैटर कितना भी बड़ा वो प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा पोज लेके, एक स्टेप बैक लेके उसके बारे में सोचिए और फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और लास्ट थिंग, अगर कोई ऐसी कोई कंपनी है जिसमें आप पेमेंट करना चाहते हो लेकिन उसका ना तो एप्लीकेशन है, ढंग का वेबसाइट है, पहले तो वो कंपनी के साथ आप सर्विस मत लीजिए उसकी, कि इसका मतलब ऑथेंटिक नहीं है। और लास्ट में वही कंपनी और वही एप्लीकेशन यूज करिए जो प्ले स्टोर के ऊपर है। बिकॉज बहुत बार आपको एसएमएस आता है कि इस लिंक से डाउनलोड कीजिए। एसएमएस के लिंक से तो जिंदगी में भी कभी कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी।
स्पेशली एंड्रॉइड यूजर, क्योंकि आईफोन का लिटिल बिट क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो थोड़ा सिक्योर रहता है। बट इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, और लास्ट अगर मैं इसमें ऐड करूं विपिन भाई, अवेयरनेस लेवल के ऊपर, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली हुई। मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं, पिछले 2 साल से हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन CSR के अंदर डाल रहे हैं जिसका नाम है सेफ मी। ये प्ले स्टोर के ऊपर फ्री है, कोई हम इसका चार्ज नहीं कर रहे। हिंदी के अंदर बता रहे हैं कि पेमेंट को कैसे सिक्योर करना है, लेकिन लोगों को हम कितना रीच करें। तो मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई करना चाहे, स्पेशली सीनियर सिटीजन, सेफ मी नाम की एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे इंडिया के लिए, और आपको उसके अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से इन फ्रॉड से बचना है। सो ऐसी और भी कंपनीज हैं जो हमारे जैसे इनिशिएटिव चला रही हैं। तो आई थिंक आपके माध्यम से, जैसे मैंने बताया, और भी आई थिंक अगर आप हम हल्लाशेरी दें और भी कंपनियों को, ताकि कंज्यूमर तक पहुंच सके। सोल्यूशन है मार्केट में, लेकिन लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ में आपका एप्लीकेशन, और अगर फ्री है तो उसका फायदा सब उठा सकते हैं। बढ़िया आपने यहाँ पे बताया। मैं बात ही कर रहा था कि कहां से जाके हम थोड़ी सी उस पर अवेयरनेस ले सकते हैं। धीरज साहब, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा, आरबीआई वक्त वक्त पे बहुत कुछ कहती है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन क्या अब ये वक्त आ गया जब उनको इसको एज ए टास्क लेकर, क्योंकि ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और देखिए नया सिस्टम है, हम चाहते हैं सभी के डिजिटल मोड में चले जाएं, पेमेंट भी आसान होता है, बहुत आपको कैश वगैरह लेके चलना नहीं है, इट्स वेरी इजी, लेकिन उतना ही खतरा भी बढ़ गया है। सर, मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सही है। एक तो ये कि जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करा था, अभी समय आ गया है कि एक डिजिटल स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करा जाए, ताकि डिजिटल जिंदगी में भी हम स्वच्छता ला सकें और क्लीनलीनेस ला सकें। जो हमारे फिजिकल स्पेस में रिक्वायरमेंट है वही हमारी डिजिटल स्पेस में रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट आपका सेकंड सवाल जो है, आरबीआई इसके बारे में काफी चीजें कर रहा है। हमारी कंपनी काफी बैंक्स के साथ जुड़ी हुई है, जहां पे ये फिशिंग अटैक्स के जो फेक कस्टमर केयर नंबर्स हैं या फेक वेबसाइट्स हैं, उनको कंटिन्यूसली टेक डाउन कराया जा रहा है, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है, बंद कराया जा रहा है रियल टाइम में, ताकि कस्टमर्स के पास वो फोन नंबर्स ना पहुंच सके। यहां तक मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि काफी बैंक्स जो हैं वो यहां तक कर रहे हैं कि जो फोन नंबर्स वहां पे मेंशन्ड होते हैं जो कॉल सेंटर के, उनको इमीडिएटली टेक डाउन करके उनको टीआरआई के थ्रू बंद कराया जा रहा है। सो सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, बैंक्स काफी एक्टिव हो गए हैं इस स्पेस में इसको सॉल्व करने के लिए। एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए एक रिकंसिलिएशन और सर्विस चालू कर रहे हैं, जिसमें हम वो लोग जो हैं वो इन फ्रॉड्स को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी को प्रोसेस करने का काम उन्होंने उठा लिया है। ये सारे काम जो है वो बैंक्स और सरकार कर रही है, बट आई थिंक फाइनल जो प्रोटेक्शन है वो कस्टमर की खुद से आएगी। बाकी लोगों ने काफी चीजें बात करी है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले राजशेखर, क्विकली एक सवाल की, जैसे बता रहे धीरज साहब की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिवाइड करनी होगी। क्या जो मीडियम है, मतलब मैं कहूं कि कई बार ये फ्रॉड का जरिया बन जाता है, आपका गूगल, आप नंबर सर्फ करते हैं, वो सबसे ऊपर आता है, उस पर कॉल करते हैं, तो क्या आपके सर्च इंजन को भी कहीं लायबल बनाना चाहिए? आखिरकार वहीं से तो स्प्रेड हो रहा है। जी, सर्च इंजन को वैसे तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो पहले लोन के काफी फ्रॉड होते थे, तो लोन वगैरह के अंदर अब गूगल ने, फेसबुक ने इनिशिएटिव लिया है, वो लोग विदाउट वेरीफाई करे उस एड को अप्रूव नहीं करते। वैसे ही गूगल को भी जो इसके बिजनेस की लिस्टिंग है उसको कहीं ना कहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो लोग काफी ठगे जाएंगे। अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर में आजकल लिकर डिलीवरी के नाम पे भी काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत ये तो कोरोना के दौरान बहुत चला और अभी भी चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गूगल को, फेसबुक को और जो अदर सोशल मीडिया है उनकी भी लायबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। राइट, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वही की सवाल की, ठीक है, बहुत सारे उपाय माफ कीजिए, बहुत सारे उपाय हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिए, बड़े बेसिक से ही हैं, लेकिन और आप क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा विजिल कैसे रह सकते हैं, और जो शिकायत का नंबर है वो एक बार फिर से पूछ लेंगे राजशेखर साहब के साथ, वो जरूर कीजिए। फोन लगाने में आपका कुछ नहीं जाता, आप भी सिक्योर रहेंगे और दूसरे लोगों को भी आप ऐसे फ्रॉड से बचा पाएंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। आज हम आपको बिजली बिल के फ्रॉड से अलर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा ढेर सारे ऐसे तमाम फ्रॉड जो इन दिनों ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए या फिर कोई मैसेज भेज के या फिर कोई फोन कॉल करके आप तक पहुंचता है और फिर उसके बाद क्यूआर कोड और तमाम तरीकों से या फिर आपसे कोई ओटीपी मांग के आपको अपनी बातों में उलझा के डर दिखा के या फिर लालच देकर फ्रॉड कर लिए जाते हैं और ये फ्रॉड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे तीनों मेहमानों ने बताया कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं, लेकिन राहुल कोई और तरीका है जो आपको पहले मतलब आप अपने फोन में कुछ ऐसा करें या अपने सेटिंग्स में कुछ ऐसा करें? आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो ओएस हैं फोन्स के वो आपको डिफरेंशिएट करके भी मैसेज दिखाते हैं कि ये बिजनेस का मैसेज अलग है, ये ट्रांजैक्शन का मैसेज अलग है। क्या कोई और सेटिंग्स ऐसी अवेलेबल हैं? बिल्कुल विपिन, आई थिंक सबसे पहले यूजर को एक जो चीज का ध्यान रखना है वो है जितने मिड रेंज फोन्स होते हैं उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपडेट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मोबाइल कंपनीज इनके ऊपर ध्यान नहीं रखती, वो बहुत रखती हैं। तो सबसे पहले आपने जितने आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको अपडेट रखना है। वाईफाई पे ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा दीजिए, जब आप सो रहे होते हैं वो अपडेट हो जाएगा। दूसरी जो चीज है, अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर के अंदर 2 वर्जन आते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर ऑटोमेटिकली स्पैम फिल्ट्रेशन अपडेट होती रहती है, लेकिन जो मैनुअल है उसके अंदर आपको खुद अपडेट करना पड़ता है। तो अगर आप ट्रू कॉलर यूज करते हैं, वो अगर उसको मेनली अपडेट रखते हैं आप वीकली, चाहे आप कैलेंडर पे डाल दीजिए 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, ताकि वो नया जो डेटा फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं उस डेटाबेस के अंदर वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर लेके आ सकें, ताकि अगर उस नंबर से आपको कॉल आती है तो पहले ही अलर्ट कर देगा आपके सामने कि ये जो एसएमएस है या फिर जो ये नंबर है ये किसी फ्रॉड का है। तो आई थिंक अगर आप यहां तक इसको अपडेट करके रखते हैं, ये 2 चीजें ही कर लेते हैं, तो काफी हद तक आप अपने इस फ्रॉड से बचे रहेंगे। और तीसरी जो चीज लास्ट, ऐसा नहीं है मोबाइल कंपनीज के अंदर साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन एक थर्ड पार्टी 500 रुपए का एंटीवायरस जो साल का आता है, कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसमें मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, बट आप सोचिए आपका घर है, उसके अंदर सोना रखा है, इतना कुछ रखा है आपके वहां पे, लेकिन उसका जो ताला है वो एक बहुत ही बुरा, या ताला है ही नहीं, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो एक छोटा सा एंटीवायरस ले लीजिए मोबाइल के लिए, 500 रुपए साल का, जो काफी हद तक आपको सिक्योर रखेगा। खासकर जो पॉपअप एड्स आती हैं जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, और मोबाइल के फोन के अंदर तो मोस्टली जो इन्फेक्शन वगैरह होती है, क्योंकि उसके बाद जब मोबाइल उनके पास कंट्रोल आ गया, वो आपकी एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हैं, आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, देन वो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्राइम होते हैं वो आगे कमिट करते हैं। तो वहां तक पहुंचने ही ना दीजिए आप। तो सबसे पहले आप ये 2-3 चीजों को प्लीज नहीं, सही कह रहे हैं आप। जब हमारे देश में लैपटॉप के अंदर तो एंटीवायरस डालने की प्रथा है, लोग खर्चा करते हैं, लेकिन अभी मोबाइल के लिए वो अवेयरनेस नहीं है। सबको लगता है मोबाइल में क्यों एंटीवायरस डालना, लेकिन सही कह रहे हैं, आजकल आपका तो सारा लेखा जोखा सब कुछ तो मोबाइल के अंदर है, तो 400-500 रुपए का एंटीवायरस डालते हैं, क्योंकि ये भी एक छोटा कंप्यूटर ही है जो आपकी जेब में है, तो कोई बुराई नहीं उसमें। धीरज साहब, इसके अलावा अगर आपने केसेस की स्टडी की हो, ये जो सारी घटनाएं घटती हैं, लोगों को क्या इसमें बाद में उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका कोई रिजोल्यूशन, उनका जो पैसा गया है, कई जगह तो 5-10 हजार होते हैं, कई जगह लाखों रुपए चले जाते हैं, 3 लाख 4 लाख, मिल पाता है वापस? सर अनफॉर्चुनेटली मेरा आंसर होगा कि नहीं मिल पाता। काफी केसेस में नहीं मिल पाता है। साइबर क्राइम सेल में आपको रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, और वहां पे आप जो है जितनी जल्दी दर्ज कराएंगे उतना ज्यादा चांस होगा आपको वो पैसा रिकवर होने का। बट अनफॉर्चुनेटली एक बारी ट्रांजैक्शन जब हो जाती है तो मोस्ट सिचुएशंस में पैसा रिकवरी जो है वो एक प्रॉब्लम होती है। मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा जो लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली एसएमएस के ऊपर। जब आपके पास एक एसएमएस आता है तो आपका एक सेंडर आईडी होता है, ऊपर एक नाम होता है, टेक्स्ट होता है कि ये कहाँ से टेक्स्ट आया जी। अगर वो नाम जो है वो एक प्रॉपर फोन नंबर से आ रहा है, 10 डिजिट फोन नंबर से आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी जो है वो 10 डिजिट नॉर्मल नंबर से एसएमएस नहीं भेजती है, वो एक प्री रजिस्टर्ड नंबर से भेजती है। तो अगर आपको एक नॉर्मल मोबाइल फोन से एसएमएस आ रहा है जो आपका बिजली के बिल का बोल रहा है, तो आपको वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए। राइट, नहीं, ये बहुत अच्छी ट्रिक आपने कही। आमतौर पे कंपनीज के मैसेज डिफरेंट दिख जाते हैं, या तो कंपनियों का नाम होता है या फिर एक अलग डिजिट कोड दिखता है, वो नॉर्मल मोबाइल नंबर से नहीं आता। और ये जो फ्रॉड वाले मैसेज है आमतौर पे नॉर्मल मोबाइल नंबर से आते हैं, तो एक फिल्टर तो आप ये लगा सकते हैं। चलिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। राजशेखर, चलते चलते वो नंबर मैं चाहूंगा फिर से बताएं, और वहां पर अगर आपने जैसा कहा कि 2 बार अगर कॉल चले जाते हैं तो फिर वो नंबर भी ब्लॉक हो जाता है और शायद वहां पर आगे की भी कार्रवाई होती है।
ये नेशनल साइबर क्राइम का नंबर है 1930। अगर आपको 1930 याद नहीं रहता है तो आप लोग 100 नंबर पे भी कॉल करके नंबर पूछ सकते हैं, और इसमें कोई संकोच ना करें कि हम कॉल करेंगे तो पता नहीं क्या होगा और क्या जवाब मिलेगा। बड़े अच्छे तरीके से बात की जाती है। तो आप 100 नंबर पे कर सकते हैं या 1930 पे कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर फ्रॉड होता है तभी आप कॉल करें। अगर आपके पास इस तरीके का कोई कॉल आता है तो भी आप 1930 पे कॉल करके इन्फॉर्म करें कि मेरे पास ऐसा कॉल आया था। और साथ ही आपकी कंपनी का जो कॉल सेंटर है, जैसे अगर एयरटेल है, वोडाफोन है, उनका जो कॉल सेंटर है उनको भी कॉल करके डीएनडी की कंप्लेंट भी करें, ताकि वो नंबर बंद हो जाए 7 या 8 दिन में। और पर्सनली बताऊं तो मैं खुद महीने में कम से कम 8 से 10 कंप्लेंट डीएनडी की करता हूं, जिसमें से 50 से 60% नंबर पे एक्शन लिया जाता है, क्योंकि वो जो मैसेज है या कॉल है वो अनचाहे हैं, वो आपके पास गलत तरीके से। राइट, तो 1930 नंबर अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, उसके बैक कवर में लिख के डाल लीजिए कि अगर इस तरह की कोई चीज आपको पता लगती है आप तुरंत उसकी शिकायत करें। एक नंबर घुमाने में कुछ नहीं जाता, आप खुद तो बचेंगे, आप शायद कई और लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचा पाएंगे। तो आई होप आज यहाँ जितनी भी बातें हुई हैं, क्योंकि ये देखिए मोडस ऑपरेंडी रोज बदलती है, कभी ये बिल आ जाएगा, कभी क्यूआर कोड आ जाएगा, कल को कोई नए तरीके आ जाएंगे, लेकिन शायद बेसिक सबका एक ही रहेगा कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। जैसा यहां पर बताया कि कुछ एक ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, टूल्स अवेलेबल हैं, उनसे जरूर अपने आप को अपडेट रखिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम अभी भी इवॉल्व हो रहा है। हमारे लिए भी ये नया है कि हम पेमेंट्स के नए नए तरीके, कभी यूपीआई, कभी ऑनलाइन, कभी क्यूआर कोड, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहीं पर जो कुछ खराब तत्व हैं या बदमाश लोग हैं वो फायदा उठाते हैं आपके लालच और डर, ये वाले फैक्टर्स का इस्तेमाल करके। तो आई होप आज की बातचीत आप सबको फायदा देगी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और ये बड़ी काम की बातें हमें बताई। आई होप कि हम इससे काफी अवेयरनेस फैला पाए होंगे और बहुत सारे लोग आइंदा इस तरह के फ्रॉड से बच पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।